दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसा दावा है जिसने हालिया बरसों में दुनिया भर के तज्जियाकारों, उलमा और सियासी मुबस्सिरीन को चौंका दिया है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या वो सिर्फ जंगें और सियासी तनाज़ात हैं या वाकई एक ऐसा आलमी मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा है जिसका जिक्र सदियों पहले किया गया था। आज अगर आप मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो हालात तेजी से बदलते हुए नजर आते हैं। फलस्तीन में जंग, लबनान में कशीदगी, शाम की तबाही और ईरान के गिर्द बढ़ता हुआ दबाव। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा खित्ता किसी बड़े तूफान की तैयारी में है। इसी दौरान एक इस्तिलाह बार बार सामने आती है, ग्रेटर इसराइल। कुछ लोग इसे महज एक नजरिया कहते हैं, मगर कुछ तज्जियाकारों का दावा है कि ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ख्वाब है जिसके मुताबिक एक ऐसी ताकतवर रियासत कायम की जाए जो दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक फैली हो। और यही वो जगह है जहां एक और हैरान कुन बहस शुरू होती है। कुछ इस्लामी मुफक्किरीन, खुसूसन डॉक्टर इसरार अहमद, बरसों पहले ये कहते रहे कि मिडिल ईस्ट में होने वाली बड़ी तब्दीलियां दरअसल एक ऐसे आलमी निजाम की तैयारी हो सकती है जिसके बाद तारीख का सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा, मसीह दज्जाल। यानी कुछ लोगों के नजदीक ये सब कुछ सिर्फ जमीन या ताकत की जंग नहीं बल्कि एक ऐसे आलमी मंजरनामे की तैयारी है जहां यरूशलेम को मरकज बनाकर एक नया निजाम कायम किया जाए। और फिर सवाल पैदा होता है, अगर ये सब वाकई एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है तो इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या यही वजह है कि बाज आलमी हलकों में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुसलसल खतरा करार दिया जाता है? तो क्या वाकई दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां तारीख, सियासत और इस्लामी पेशगोइयां एक ही नुक्ते पर आकर मिल रही हैं? आज की इस वीडियो में हम जज्बाती दावों के बजाय तारीख, नक्शों, आलमी बयानात और इस्लामी रिवायात की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटर इसराइल का नजरिया क्या है, दज्जाल के फितने से इसका ताल्लुक क्यों जोड़ा जाता है और मिडिल ईस्ट में होने वाली तब्दीलियां दुनिया को किस तरफ ले जा रही हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे आने वाली मालूमात शायद आपको मौजूदा आलमी हालात को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखने पर मजबूर कर दें। प्यारे दोस्तों, तारीख के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया की समत बदल देते हैं। हम आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। मशरिक़ वुस्ता की वो दीवार जो दहाइयों से एक पूरे मंसूबे को रोके हुए थी, अब लरज रही है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों ने खित्ते को एक ऐसी आग में झोंक दिया है जिसकी लपटें सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं बल्कि ये शोले पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ये महज एक जंग नहीं, ये एक सदियों पुराने ख्वाब की तकमील की कोशिश है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब। और इस ख्वाब को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उन दस्तावेजात और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बेसरहद मंसूबे की बुनियाद रखी। क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, उसकी जड़ें 200 साल की तारीख में गहरी पेवस्त हैं और उसका अंजाम हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जदीद सहूनियत के बानी थियोडोर हर्जल का ख्वाब ये था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जो इराक में दरिया फरात से लेकर मिस्र में दरिया नील तक फैली हो। ये कोई जाती ख्वाब नहीं था, एक मुनज़्ज़म नजरिए की बुनियाद थी जो रफ्ता रफ्ता एक सियासी तहरीक में बदल गई। उसके बाद ज़ीफ जाबुतुस्की ने इस ख्वाब को मजीद आगे बढ़ाया और दरिया उर्दुन के दोनों किनारों पर कब्जे की बात की। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जमीन में सिर्फ इस कौम का हक है और बाकी सबको या तो ताबे होना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। ये सोच आज भी इसराइल की हुक्मरां पार्टियों के दिलो दिमाग में जिंदा है। जब 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने तक़सीम का मंसूबा पेश किया तो इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान ने इसे महज एक पहले कदम के तौर पर कबूल किया। उनका मंसूबा साफ था, पहले थोड़ी जमीन हासिल करो, अपनी फौजी ताकत बनाओ और फिर बाकी जमीन पर ताकत के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की जंग इसी मंसूबे के हिस्से थे, जब इसराइल ने अपने असल रकबे से कई गुना ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया और लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। आज वही पुराना ख्वाब वेस्ट बैंक की नाजायज बस्तियों में जमीनी हकायक बनकर नजर आता है, जहां हर साल हजारों फलस्तीनियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और नई यहूदी बस्तियां आबाद की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपनी सरहदों को मुकम्मल तौर पर मुतय्यन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक नक्शों पर अपनी खुद मुख्तारी की लकीरें खींचते हैं, वहाँ इसराइल ने उन्हें हमेशा खुला छोड़ा है। मिस्र और उर्दून के साथ मुआहदे हुए, लेकिन लबनान, शाम, गजा और वेस्ट बैंक के साथ सरहदें आज भी गैर मुतय्यन हैं और ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। सरहद तय हो जाए तो तौसी का जवाब खत्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने सरहद को हमेशा एक खुला सवाल बनाए रखा। अगर हम ग्रेटर इसराइल के नक्शे को गौर से देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो आज के पूरे मशरिक़ वुस्ता को निगल जाएगी। इस नक्शे में उर्दून और लबनान का नाम और निशान मिट जाएगा। शाम और इराक के वो इलाके जहाँ से दरियाए फरात गुजरता है वो उनके कंट्रोल में होंगे। मिस्र का सीनियाई और दरिया नील तक का इलाका इसका हिस्सा होगा, यहाँ तक कि हमारे मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा तक के शुमाली इलाकों पर उनकी नज़र है। ये कोई मुबालगा नहीं जो खुद इसराइली थिंक टैंक्स और मजहबी ग्रोहों की तहरीरों में मौजूद हैं, जो उन्हें अपना मौजूदा हक समझते हैं।
प्यारे दोस्तों, अगर ये नक्शा हकीकत बन गया तो दुनिया के हर बड़े तिजारती रास्ते और तवानाई के जराए इनके हाथों में होंगे। स्विस नहर, आबनाए हरमज, बहीरा अहमर की गुजरगाहें, सब कुछ एक रियासत के तसल्लुत में। एक सुपर स्टेट होगी जिसके सामने बाकी तमाम ममालिक महकूम बनकर रह जाएंगे। आलमी मईशत की शहरग इनकी मुट्ठी में होगी और कोई भी मुल्क बगैर इनकी इजाजत के सांस न ले सकेगा। अब तक इसराइल के इस तौसीक ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान थी। ईरान वो मुल्क है जिसने दहाइयों से इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की महवर को जिंदा रखा, जिसने हिजबुल्लाह को सहारा दिया, जिसने फलस्तीनी मुकावमत को असला और वसाइल फराहम की और जिसकी मौजूदगी ने खित्ते के तवाजुन को बरकरार रखा। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला करके पूरे खित्ते की सूरत हाल बदल दी है। ये फैसला किसी अचानक जज्बे में नहीं लिया गया, ये एक तवील मनसूबाबंदी का नतीजा है जो बरसों से कागजों पर तैयार हो रहा था और अब जमीन पर उतारा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जब से ये जंग शुरू हुई सिर्फ चंद दिनों में ऐसी तेज रफ्तार कशीदगी देखने में आई जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। 5 दिनों में जितनी तब्दीलियां आई हैं इतनी पहले कभी इतने वक्त में नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की अपनी पार्लियामेंट के सेनेटर सामने आकर कह रहे हैं कि इस इंतजामिया के पास कोई मंसूबा नहीं है। ये इकरार खुद जाहिर करता है कि ये जंग जज्बे में शुरू की गई, हिकमत अमली में नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला कर दिया और जब अपने ही कानून साजों ने पूछा कि ये जंग क्यों और किस मंसूबे के तहत शुरू की तो जवाब सन्नाटा था। इब्तदाई मंसूबा ये था कि 2-3 दिन भारी बमबारी करके ईरान में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी, अवामी बगावत भड़का दी जाएगी और एक नई कठपुतली हुकूमत लाकर बिठा दी जाए। लेकिन ईरानी अवाम ने यह साबित कर दिया कि जंग के दौरान कोई कौम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलती। कौमी वकार और बैरूनी दुश्मन के सामने हर कौम एक हो जाती है, चाहे अंदर से कितने ही इख्तिलाफात क्यों ना हो। ईरान के लोग अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तिलाफात रखते हों या नहीं, लेकिन जब बैरूनी बमबार उनके घरों पर बम गिराता है तो वो अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वो हकीकत है जिसे अमरीकी मंसूबा साजों ने या तो समझा नहीं या जानबूझकर नजरअंदाज किया। प्यारे दोस्तों, जब अवामी बगावत का ख्वाब बिखर गया तो CIA को मैदान में उतारा गया। ईरान की सरहद पर कुर्दिश कुव्वतों को मुनज़्ज़म किया जाने लगा, उन्हें मुसल्लह किया गया और जमीनी दरअंदाजी के लिए तैयार किया गया। अमरीकी मीडिया खुद एतराफ़ कर रहा है कि जब पुरअमन एहतजाज ना हो सका तो पैसे देकर लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। ये वही पुराना फार्मूला है जो लातीनी अमेरिका में, मशरिक़ वुस्ता में और अफ्रीका में बार बार इस्तेमाल किया गया। जहां अवामी इनकलाब ना आए वहां खरीदा हुआ इनकलाब लाओ। लेकिन ईरान ने इस साजिश को पहले ही भांप लिया और कुर्दिश फोर्सेस पर पेशगी हमले करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। ये वाक़या साबित करता है कि अमेरिका के पास कोई ठोस हिकमत अमली नहीं थी, बस हथियार थे, नफरत थी और एक मुबहम उम्मीद थी कि शायद ईरान घुटने टेक दे। तेहरान, जहां तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं, मुसलसल बमबारी का शिकार है। लाखों शहरी शहर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, हजारों शहरी शहीद हो चुके हैं और हजारों से ज्यादा जख्मी हैं। पानी की सप्लाई, बिजली का निजाम मुतासिर हो चुका है क्योंकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें इस वक्त निशाने पर हैं जब ईरान के फौजी मिसाइल लॉन्चर्स तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। जब आप फौजी अहदाफ नहीं मार सकते तो आप आम शहरियों को मारते हैं। ये वो जंगी हिकमत अमली है जिसे दहशतगर्दी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अमरीकी फौज का एक और बड़ा मसला ये है कि वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर तलाश नहीं कर पा रही। ईरान ने अपने दिफाई निजाम को इस तरह तरतीब दिया है कि बमबारी के बावजूद उसकी मिसाइल सलाहियत बरकरार रहती है। बहुत से लॉन्चर्स मोबाइल हैं, बहुत से जमीन के अंदर गहरी सुरंगों में हैं और बहुत से नकली ढांचे हैं जिन पर अमेरिका करोड़ों डॉलर की मिसाइलें जाया कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने कई पेंटिंग्स और नकली ढांचों पर कीमती मिसाइल दागे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ फौजी नाकामी है बल्कि अमेरिका की शर्मिंदगी का बायस भी है। ईरान ने भी जंग में खामोश बैठना गवारा नहीं किया। इसराइल पर मुसलसल मिसाइल बारिश जारी है। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले हो रहे हैं। दुबई की बंदरगाहों और तेल डिपुओं को निशाना बनाया जा चुका है। बहरीन और दोहा में बेइंतहा अफरा तफरी मच चुकी है। दोहा में अमरीकी सिफारत खाने के करीब के इलाके खाली कराए जा रहे हैं क्योंकि वहां खतरे की सतह इंतहाई बुलंद हो चुकी है। जो जगह कभी सबसे महफूज समझी जाती थीं, आज उनसे लोग भाग रहे हैं। दुबई मॉडल और दोहा मॉडल ये दोनों खित्ते के इस्तेहकाम की अलामत समझे जाते थे, आज तहस नहस हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर ये जारहियत जारी रही तो इसराइल की देमोना न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया जाएगा। ये एक ऐसी धमकी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है क्योंकि देमोना वो मकाम है जहां से इसराइल के एटमी हथियारों का प्रोग्राम चलता है। अगर ये तंसीब निशाना बनी तो इसराइल का रद्दअमल क्या होगा? इसराइल अपने जवाबी हमलों में कभी मुतनासिब नहीं रहा, क्या वो फिर एटमी हथियार इस्तेमाल करने तक जा सकता है? ये सवाल आज दुनिया के हर दारुल हुकूमत में पूछा जा रहा है और कोई यकीन से जवाब नहीं दे सकता। हिजबुल्लाह इस पूरी जंग में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। लबनान से बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। इसराइल इन मिसाइलों के बारे में पहले से वार्निंग भी जारी नहीं कर सकता क्योंकि फासला बहुत कम है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बरसों से बचा रखी थी। जब गजा पर हमले हो रहे थे, जब इसराइल ये समझ रहा था कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, तब भी वो खामोश रहा। अब हमें पता चला कि वो खामोशी दरअसल इस बड़ी जंग की तैयारी थी।
اسرائیل کی اقتصادی سرگرمی ٹھپ کرنا ایران اور حزب اللہ کا سب سے اہم ہدف ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے اسرائیل کو اندر سے کمزور کرنے کا۔ پیارے دوستو، امریکہ کے میزائل ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یوکرین، غزہ، لبنان، شام اور اب ایران، ان سب محاذوں پر بے شمار اسلحہ خرچ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی ملک چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے ذخائر لامحدود نہیں ہوتے۔ اٹلی خلیج ممالک کو فضائی حدود نظام بھیج رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے والی انٹرسیپٹرز میزائلز ختم ہو رہی ہیں۔ فرانسیسی، جرمنی، برطانیہ اور دیگر نیٹو ممالک کسی نہ کسی شکل میں وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ تمام مغربی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ صورتحال ان کے قابو سے باہر جا رہی ہے، اور ہر ملک کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اور اپنے وسائل میز پر لاؤ۔ آبنہ ہرمز، جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، تقریباً بند ہو چکی ہے۔ 90% ٹریفک رک گئی ہے۔ صرف وہ ممالک جو ایران کے دوست ہیں جیسے چین، ان کے بحری جہازوں کو گزرنے دیا جا رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں 40% بڑھ چکی ہیں۔ جنوبی کوریا جیسے ترقی یافتہ ملک کے پاس صرف 7 دن کا LPG بچا ہے۔ آسٹریلیا میں 30 دن، تھائی لینڈ میں 60 دن کے ذخائر باقی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ یہ جنگ اب صرف مشرق وسطیٰ کی نہیں رہی، یہ آپ کی جیب تک، آپ کی روزمرہ زندگی تک پہنچ چکی ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ صورتحال کچھ ہفتے اور جاری رہی تو عالمی معیشت ایک ایسے بحران کا شکار ہوگی جس سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔ ایران کو جب یقین ہو جائے کہ اس کی بقا کو خطرہ ہے تو وہ خطے کی تیل کی ریفائنریوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پوری عالمی معیشت ایک ہی دھچکے میں بیٹھ سکتی ہے۔ روس اس وقت پوری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یوکرین کے محاذ پر جب امریکہ کی توجہ اور وسائل مشرق وسطیٰ میں جھونک دیے گئے ہیں تو روس نے یوکرین پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے اور اوڈیسا بندرگاہ پر قبضے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ اگر یوکرین سمندر سے کٹ گیا تو وہ مکمل طور پر محاصرے میں آ جائے گا۔ اب اس پورے منظرنامے میں ایک اور چہرہ ابھر رہا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ رضا پہلوی، ایرانی شاہی خاندان کا وارث، جو خود کو ایران کا نجات دہندہ کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ وہ صرف ایک عبوری رہنما کے طور پر آنا چاہتا ہے، جمہوریت بحال کرنا چاہتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنا اگلا رہنما خود چننے دینا چاہتا ہے۔ یہ کہانی سنی سنائی لگتی ہے کیونکہ تاریخ نے یہ ڈرامہ پہلے بھی کھیلا ہے۔ 1882 میں جب برطانیہ مصر میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف عارضی انتظام سنبھالنے آئے ہیں، لیکن وہ وہاں 70 سال تک بیٹھے رہے۔ 1953 میں بھی ایران میں ایک جمہوری حکومت کو امریکی CIA کی مدد سے گرا کر پہلوی خاندان کو اس لیے لایا گیا تاکہ وہ مغرب کے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ آج تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، رضا پہلوی کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ وہ اسرائیلی میڈیا پر انٹرویو دیتے ہیں، اسرائیلی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ اگر وہ جمہوریت کے نام پر ایران کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ ایران کی فوجی مزاحمت، اس کی میزائل صلاحیت اور اس کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ ایران کی وہ ڈھال جو ابھی تک گریٹر اسرائیل کو روکے ہوئے تھی وہ اندر سے کھوکھلی کر دی جائے گی۔ وینزویلا میں بھی یہی تجربہ کیا گیا۔ ایک مغرب نواز رہنما کو آگے لایا گیا، نوبل انعام دیا گیا، لیکن ملک کے اندر کسی نے اسے نہیں مانا۔ اسی طرح رضا پہلوی بھی مغربی میڈیا کا چہرہ ہے، ایران کی سرزمین کا نہیں۔ جب ایران کی یہ دیوار گرے گی تو گریٹر اسرائیل کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ رہ جائے گی، پاکستان۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی مسلم ریاست ہے جس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، اور اسرائیل کی نظر میں یہ صرف پاکستان کا بم نہیں بلکہ یہ اسلامی بوم ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1980 میں ہی اسرائیل نے بھارت کو مشورہ دیا تھا کہ مل کر کہوٹہ پر حملہ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ابھی شروع ہی ہوا تھا اور اسرائیل تب سے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، جنرل ضیاء الحق نے برسوں پہلے خبردار کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہمیشہ ایک ایسا خنجر قرار دیا جو مشرق وسطیٰ کے دل میں پیوست ہے۔ انہوں نے کبھی اسرائیل سے خوف نہیں کھایا اور صاف کہا کہ اگر اسرائیل نے بدمعاشی کی تو گدھے پر رکھ کر ایٹم بم بھیج دوں گا۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کے رہنما ہمیشہ سے جانتے تھے کہ اسلامی بوم کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کیوں اسرائیل کے لیے ایک وجودی چیلنج ہے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی صاف الفاظ میں کہا کہ اسرائیل تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت کو ختم نہ کر دے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہونے کے باوجود وہ صرف پاکستان سے ڈرتا ہے کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا جذبہ ان کے گریٹر خواب کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل 2750 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے، یعنی اسرائیل کا ہر شہر پاکستان کے نشانے پر ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اسرائیلیوں کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ پیارے دوستو، نیتن یاہو کے اپنے الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ آج نیتن یاہو کا ہیکساگون آف الائنسز بھارت اور اسرائیل کو ملا کر ایک نیا جیو پولیٹیکل جال بن رہا ہے۔ یہ تحت صرف تجارت یا سفارتکاری کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی ہے۔ بھارت پاکستان کی مشرقی سرحد پر دباؤ ڈالتا رہے اور اسرائیل مغربی محاذ سے سازشیں کرتا رہے۔ یہ دو طرفہ شکنجہ ہے جو پاکستان کو کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصل خطرہ صرف میزائل نہیں ہے، اصل خطرہ وہ نیوکلیئر معلومات اور ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل کے خیال میں پاکستان کسی بھی وقت
दीगर मुस्लिम ममालिक को दे सकता है और इस तरह मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई दिफाई ताकत कायम हो सकती है। प्यारे दोस्तों, उनका मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है। पहले ईरान को अंदर से कमजोर करो, उसकी ढाल को खत्म करो और फिर भारत की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को नाकारा बना दो। जब ईरान गिर जाएगा तो पाकिस्तान अकेला रह जाएगा, अकेला, बेसहारा और चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ फलस्तीन तक रुकेंगे? नहीं, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और न्यूक्लियर ताकत को घुटनों पर ना लाया जाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक और पहलू है जिसे ना समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी, और ये पहलू मादी नहीं रूहानी है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले इन खतरात से खबरदार किया था और आज वो तमाम नुक्ते आपस में जुड़ रहे हैं। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि इसराइल की तौसीर दरअसल दुनियावी इख्तिदार के इस निज़ाम की तैयारी है जिसका जिक्र इस्लामी पेशगोइयों में मसीह दज्जाल के हवाले से आता है। हदीस में सराहत के साथ बताया गया है कि दज्जाल के निकलने से पहले बैतुल मुक़द्दस आबाद और खुशहाल हो जाएगा, जबकि मदीना वीरान दिखने लगेगा। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यरूशलेम को दुनिया के सबसे बड़े सियासी, माली और फौजी वसाइल से आबाद किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ने यह भी बताया कि दज्जाल एक शख्सियत होगी जो बैतुल मुक़द्दस से पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी का ऐलान करेगी, जो अपनी अलवहियत का झूठा दावा करेगी और जिसे देखकर आम लोग फरेब खा जाएंगे। ग्रेटर इसराइल का ये मंसूबा दरअसल उस आने वाले दज्जाली निज़ाम की ज़मीनी तैयारी करना है, जो वो मराकज़ कायम करना है जहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सके। तमाम तिजारती रास्ते, तमाम तवानाई के ज़राए और तमाम सियासी फैसले एक ही जगह से तय हों। लेकिन इसी नुक्ते पर तारीख का पहिया एक अजीब मोड़ लेता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हक और बातिल का आखिरी फैसला भी होगा। जब ग्रेटर इसराइल अपने उरूज पर होगा तब वो विलादत होगी जिसका जिक्र सदियों से किया जाता रहा है, इमाम मेहदी का ज़हूर, जो इस उम्मत को यकजा करेंगे और दज्जाली निज़ाम के खिलाफ आखिरी मार्के की क़यादत करेंगे। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल, जो इसी ग्रेटर इसराइल की सरहदों के अंदर लुद के मकाम पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी ये नक्शा जो आज वो बना रहे हैं दरअसल उनकी अपनी तबाही का मकाम का नक्शा है। वो खुद अपने हाथों से अपनी कब्रिस्तान की हदें खींच रहे हैं। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद के अल्फाज में ये ग्रेटर इसराइल एक दिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा। ये जंग जो आज वो लड़ रहे हैं, ये तौसी जो वो कर रहे हैं, ये ताकत वो जो इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब उनकी आखिरी तबाही का इंतजार कर रही है। तारीख गवाह के फिरौन ने भी अपना एक ग्रेटर मिस्र बनाया, नमरूद ने भी अपना आसमान छूने वाला मंसूबा बनाया, हिटलर ने भी अपना 1000 साला सल्तनत का ख्वाब देखा, और सबका अंजाम क्या हुआ ये तारीख के हर सफ़े पर लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, 1400 साल पहले की पेशन गोई थी कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मुक़द्दस में जाकर पड़ाव डालेंगे। उस खुरासान का दिल आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अब समझ आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उनकी आंखों में क्यों खटकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ किया। क्योंकि अफगानिस्तान को कभी सुकून की सांस नहीं लेने दी। क्यों अफगानिस्तान को कभी सुकून की सांस नहीं लेने दी? क्यों पाकिस्तान को कभी मुस्तहकम नहीं होने दिया? क्योंकि उन्हें डर है कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही वो खुरासान है जहां से उनकी तबाही का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान का बनना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये उस आखिरी मार्के की तैयारी है। ये मुल्क इत्तफाकन नहीं बना, ये एक मकसद के लिए बना है। इस मिट्टी में वो कुव्वत है जो जुल्म के सामने दीवार बनेगी, जो अंधेरे में रोशनी का मीनार बनेगी। इस पूरी सूरत हाल में एक अहम सवाल ये भी है कि मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है। खलीजी ममालिक जो दहाइयों से अमेरिका की छतरी तले बैठे थे, जिन्होंने अपने मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे कायम कर दिए, जिन्होंने इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदों पर दस्तखत किए, आज उन्हीं ममालिक की बंदरगाहें और तेल की तनसीबात निशाने पर हैं। ये ईरान का पैगाम है कि गैरों की खुशनुदी तुम्हें महफूज नहीं रख सकती। जो कौम अपनी खुद मुख्तारी बेच देती है उसे किसी की भी जमानत नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, तुर्की की सूरत हाल भी इसी तनाजुर में बहुत अहम है। कुर्दिश फोर्सेज जिन्हें अमेरिका ने ईरान की सरहद पर जमा किया, उनका सबसे ज्यादा खौफ तुर्की को है। ईरान का एक मिसाइल जो तुर्की की समत गया और जिसे नेटो ने मार गिराया, इस वाक़े ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। अगर तुर्की इस जंग में किसी तरफ खींच लिया गया तो नेटो का तवाजुन मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, और अगर नेटो मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो गया तो फिर रूस खामोश नहीं बैठेगा। इस तमाम सूरत हाल में चीन का किरदार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन ने आबना हरमस के करीब अपने बहरी जहाजों को महफूज गुजरगाह दिलवाई है। रूस और चीन दोनों इस जंग से फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका के वसाइल और तवज्जो मशरिक़ वुस्ता में झोंके जा रहे हैं, जबकि चीन खामोशी से एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो रूस को फायदा होगा, डॉलर कमजोर होगा तो चीन को फायदा होगा। आलमी ताकत का तवाजुन तेजी से मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है, और ये जंग इस मुंतकिली को और तेज कर रही है।
प्यारे दोस्तों, आज का पाकिस्तान, आज का मुसलमान, आज की मुस्लिम दुनिया, सबको ये समझना होगा कि वो तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। जो फैसले आज किए जाएंगे उनके असरात आने वाली नस्लों तक पहुंचेंगे। अगर हमने आज आंखें बंद रखी, अगर हमने आज सहूलत को हक पर तरजीह दी, अगर हमने आज अपने इख्तिलाफात में उलझे रहना पसंद किया, तो कल हमारी आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। लेकिन अगर हमने आज सफ़ें दुरुस्त की, अगर हमने आज अपनी क़ुव्वत को पहचाना, अगर हमने आज मिल्लत की वहदत को अपने जज्बाती मफाद पर मुकद्दम रखा, तो फिर वो सुबह दूर नहीं जिसका वादा आसमानी किताबों में किया गया है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का तख्त वहाँ सज रहा है, लेकिन इस तख्त को उखाड़ने वाली फौज भी तैयार हो रही है। खुरासान की मिट्टी का जर्रा जर्रा उस दिन का इंतजार कर रहा है। वो काले झंडे जिनका वादा 1400 साल पहले किया गया, वो इसी जमीन से उठने हैं। तूफान आपकी दहलीज तक आ चुका है। या तो उसे देखकर आंखें बंद कर लें, या फिर उठें और अपना किरदार अदा करें। तारीख में सिर्फ वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में सही फैसला किया। ये आपका वक्त है, ये हमारा वक्त है।